अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देख रहे हैं आप खूबसूरत मकबरा बना हुआ है। माशाअल्लाह, यहाँ देख सकते हैं किस तरीके की डिज़ाइनिंग बनी हुई है। और सामने बना हुआ है खूबसूरत सा मकबरा। दोस्तों, ये मकबरा दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पर लाया हूँ। बहुत खूबसूरत अंदाज़ के अंदर ये मकबरा बना हुआ है माशाअल्लाह। इस तरफ भी देखें आप, यहाँ से किस तरीके की गैलरियाँ बनी हुई है। यहाँ पुराने ज़माने के कमरे बने हुए हैं। दोस्तों, ये मकबरा लगभग 300 साल पुराना मकबरा है। मैं आपको बताऊंगा कि ये मकबरा किसने कब और कैसे तामीर किया। आप इसको देखें दोस्तों, ये मुग़ल सल्तनत के ज़माने का बिल्कुल आखिरी मकबरा माना जाता है। यह देख सकते हैं आप, यहाँ पानी आया करता था और कितना खूबसूरत नज़ारा इसका हुआ करता था। ये पूरा बागीचा और कॉम्प्लेक्स यहाँ से बना हुआ है और ये उनके ज़माने की बनी हुई मस्जिद है। इस मस्जिद का वीडियो भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, इस मकबरे की तारीख़ बड़ी दिलचस्प है। ये मकबरा नवाब शुजाउद्दौला, जो अवध के पहले नवाब थे, उन्होंने सन 1700 के अंदर इसकी तामीर की थी। उनके वालिद जो थे वो मुग़ल सल्तनत के सूबेदार थे अवध के, और मुग़ल सल्तनत के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के ज़माने में प्रधानमंत्री भी रहे। तो दोस्तों, ये मकबरा उन्हीं का है। जब मुग़ल सल्तनत कमज़ोर पड़ने लगी और मोहम्मद शाह रंगीला जो बादशाह थे वो ऐश परस्त बादशाह थे, हुकूमत चलाने का उनको कोई ढंग नहीं था। ऐसा नहीं था कि उनके अंदर ताकत नहीं थी, वो हुकूमत संभाल सकते थे, चला सकते थे, लेकिन ऐश अय्याशी के अंदर पड़ गए और सल्तनत कमज़ोर पड़ने लगी। और जगह जगह उनके जो सूबेदार थे वो ख़ुद मुख्तारी का ऐलान करने लगे, जैसे कि हैदराबाद के नवाब, बंगाल के नवाब और अवध के नवाब। और जगह जगह पर उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग हुकूमतें तैयार कर ली। और मराठों ने भी अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए मुग़ल सल्तनत की सरहदों को कम करना शुरू कर दिया। हालत ये हो गई कि बादशाहों की सल्तनत सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास के इलाक़ों तक सीमित होकर रह गई। तो उसी ज़माने के अंदर एक सल्तनत वजूद में आई थी अवध में। नवाब शुजाउद्दौला उसके पहले नवाब थे और उनके वालिद जो थे मुग़ल सल्तनत के सूबेदार थे। उन्होंने इस मकबरे को अपने वालिद की याद में बनाया था। और ये मकबरा दोस्तों मुग़लों की आखिरी निशानी माना जाता है, इसलिए कि मुग़लों का इस तरह का खूबसूरत मकबरा और कोई बन नहीं पाया। फिर पूरा देखिए, अब ये पूरा 4 दीवारी के अंदर बना हुआ मकबरा है। ये वहाँ से हमने एंट्री की थी, वो एंट्री गेट बहुत खूबसूरत अंदाज़ के अंदर उसको बनाया गया है और वह मस्जिद है। और पूरा मैं आपको बिल्कुल अंदर के हिस्से में लेकर चलता हूँ, आप मेरे साथ बने रहें। और चारों तरफ इसी तरीके के बड़े से ये हाउस बने हुए, इन हाउसों के अंदर से पानी निकला करता था, इन फव्वारों में से। और मकबरे का जो व्यू है उसका मंज़र खूबसूरत अंदाज़ के अंदर दिखा करता था। सो लाल बलुए पत्थर से इस मकबरे को बनाया गया है और चारों तरफ से बिल्कुल ये देख रहे हैं आप, इसी तरीके की आपको चारियाँ और क्यारियाँ देखने को मिलेगी। हम लोग आ चुके हैं इस वक्त बिल्कुल मकबरे के करीब। देख सकते हैं आप, इसके ऊपर एक बड़ा सा गुंबद है और आसपास 2 इसकी बड़ी छतरियाँ बनी हुई है और चारों तरफ इसकी ये 12 दरियाँ माशाअल्लाह इसकी खूबसूरती के अंदर 4 चांद लगा देती है। दोस्तों, आज ये मकबरा इतना खूबसूरत है तो सोचो उस ज़माने के अंदर किस कदर खूबसूरत रहा होगा। और यहाँ से जब पानी निकला करता था इस तरफ से, तो मकबरे की खूबसूरती और दोबाला हो जाया करती होगी। और वहाँ सामने एक कुआं भी बना हुआ है, वो कुआं भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से देख सकते हैं आप, ये कुआं है पुराने ज़माने का बना हुआ, बिल्कुल पुराना कुआं है दोस्तों ये। और ये पूरी 12 दरिया बनी हुई है। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये 300 साल पुराना बना हुआ कुआं है। देख सकते हैं अब यहाँ पर इस तरीके की ये चीज़ें बनी हुई है। 300 साल बना हुआ ये पुराना कुआं है। और इस तरफ में तो दोस्तों कुआं देख लिया आपने, यहाँ भी देख सकते हैं आप किस तरीके के ये कमरे बने हुए हैं। यहाँ पर शायद उनके सिपाही वगैरह रहते होंगे, घोड़े वगैरह बांधे जाते होंगे। अब हम लोग चलते हैं मकबरे के ऊपर के हिस्से में। आप देख सकते हैं ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं इस वक्त मकबरे के ऊपर के हिस्से में। इसके मीनारे आप देख सकते हैं
किस कदर खूबसूरत अंदाज के अंदर बनाए गए थे। सफ़ेद और लाल पत्थर से इसके ऊपर नक्श नगारी की गई है, माशाअल्लाह। और यहाँ से देख सकते हैं आप, ये बरामदे बने हुए हैं। 2 मंजिला ये मकबरा है। इसकी एक मंजिल ये वाली है, ऊपर मंजिल है। और ये सुराख आप जो देख रहे हैं, ये मकबरे के अंदर हवाएं जाने के लिए, ऑक्सीजन जाने के लिए है। इसलिए कि मकबरा असल नीचे होता है कब्रें, और ऊपर के हिस्से में मकबरा उसका डेमो बना दिया जाता है। और ये हौज़ है उस पुराने ज़माने का। इस तरफ का भी आप व्यू देख सकते हैं किस तरीक़े का बना हुआ है, माशाअल्लाह। यहाँ से पूरा देखिए आप, ऊपर का हिस्सा किस तरीके खूबसूरत नज़र आता है। ये बरामदा बना हुआ है, यहाँ से शायद उनकी जो बेगमात होती होंगी वो यहाँ से पूरे मकबरे का नज़ारा किया करती होगी। दोस्तों हम चलते हैं मकबरे के अंदर वाले हिस्से के अंदर। यहाँ फ़ारसी के अंदर कुछ लिखा हुआ है, चू आसिफ़ अरसे मर्द है रोज़ अफसा कुछ तो हलब कर ली। तो फ़ारसी तो पढ़ी है लेकिन इतनी आती नहीं है, फ़ारसी समझती नहीं है। और यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं आप किस तरीके की खूबसूरत डिज़ाइन इन्होंने मकबरे के ऊपर की थी। दोस्तों ये मकबरा बहुत ही बेहतरीन इस्लामिक और मुग़ल आर्किटेक्चर के ज़रिए से बनाया गया है। अंदर जब हम लोग आते हैं तो यहाँ दिखता है हमको नवाब का मकबरा। देख सकते हैं आप मकबरे के अंदर कितनी खूबसूरत डिज़ाइन की हुई है। इस तरफ भी मकबरे के कमरे बने हुए हैं और इस तरफ भी मकबरे के कमरे बने हुए हैं, और मकबरों के अंदर खूबसूरत डिज़ाइन की है। ये देख सकते हैं आप यहाँ से। तो दोस्तों ये नवाब जो थे, नवाब शुजाउद्दौला के वालिद थे। यहाँ से देख सकते हैं आप मकबरे के अंदर कितनी खूबसूरत डिज़ाइन की गई है। ये देख सकते हैं आप, ये डिज़ाइन। हम लोग जब मकबरे के अंदर आते हैं तो हमको यहाँ देखने को मिलता है ये मकबरा। दोस्तों ये मकबरा है मिर्ज़ा मुकीम अबुल मंसूर सआदत ख़ान का, जो नवाब शुजाउद्दौला के वालिद थे। और मकबरे के ऊपर आप देख सकते हैं किस तरीके की खूबसूरत डिज़ाइन इन्होंने की हुई है। यहाँ से देख सकते हैं आप ये मकबरे के ऊपर की डिज़ाइन। ऊपर देख सकते हैं आप डिज़ाइन कितनी खूबसूरत अंदाज के अंदर की हुई है। और चारों तरफ से दोस्तों इसके ऊपर 2 मंजिला इमारत है और ख़ूबसूरत कमरे बने हुए हैं, और ये डिज़ाइन उन्होंने की थी। दोस्तों ये मकबरा उस ज़माने में बना था जब नवाब शुजाउद्दौला अवध के नवाब थे। दोस्तों नवाब शुजाउद्दौला का जब नाम आया है तो एक और तारीख़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नवाब शुजाउद्दौला जो थे वो अवध के नवाब थे। उस वक्त मराठों की ताकत बहुत बढ़ गई थी। मराठे हमला करते हुए बुरहानपुर और दिल्ली तक और राजपुताना पर भी कब्ज़ा कर चुके थे। ऐन उस ज़माने के अंदर बादशाह अहमद शाह अब्दाली का हमला हुआ। बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने जो है दिल्ली पर कई बार हमले किए, और उनका एक कामयाब तरीन हमला उस ज़माने में हुआ जब मराठों की और अहमद शाह बादशाह अब्दाली की पानीपत के मैदान में जंग हुई। अब वो पानीपत के मैदान की जंग कैसे वक़ूफ़ पज़ीर हुई और कैसे वजूद में आई, मैं आपको पूरा बताता हूँ, आप मेरे साथ बने रहे। दोस्तों वो जंग ऐसे हुई थी कि मराठों ने पूरे दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया, और मराठों ने जामा मस्जिद के ऊपर आकर के ये कहा कि हम यहाँ पर राम की मूर्ति नस्ब करेंगे। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब मराठों के इस अज़ाइम को देखा तो उन्होंने एक ख़त लिखा। नवाब नजीबुद्दौला जो नजीबाबाद के मुग़ल सल्तनत के सूबेदार और नवाब हुआ करते थे, उनको ख़त लिखा। नवाब शुजाउद्दौला भी उस वक्त हुकूमत कर रहे थे। तो नवाब नजीबुद्दौला हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से बैत थे, बहुत उनके बड़े मोअतक़िद थे। नवाब नजीबुद्दौला ने ख़त लिखा बादशाह अहमद शाह अब्दाली को, और बादशाह अहमद शाह अब्दाली को ख़त लिखा कि आप यहाँ आइए और मराठों के आतंक से मुसलमानों को नजात दिलाए। देख सकते हैं आप दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली बादशाह को जब नवाब नजीबुद्दौला का ख़त मिला तो नवाब नजीबुद्दौला ने जो है उनको हर तरह की मदद का यकीन दिलाया कि यहाँ आप आइए, मैं आपकी मदद करूँगा।
अस्करी और माली एतबार से आपकी मदद की जाएगी। जब अहमद शाह अब्दाली बादशाह यहाँ पर आए तो मराठों का पुणे से लश्कर निकला 1 लाख का लश्कर, और पानीपत के मैदान में उनका आमना सामना हुआ। पानीपत के मैदान में बादशाह अहमद शाह अब्दाली, उनकी फ़ौज में नवाब नजीब उद्दौला और राजपूत, पूरे राजस्थान के जो राजपूत राजा थे वो भी उनकी फ़ौज में भर्ती थे। और इसी तरीके से जो अवध के नवाब थे, ये नवाब सफदरजंग के जो बेटे थे नवाब शुजाउद्दौला, वो भी अहमद शाह अब्दाली के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अहमद शाह अब्दाली के हमरा पानीपत के मैदान में लड़ रहे थे। अब दोस्तों सवाल ये होता है कि राजस्थान के जो राजपूत राजा थे वो उनके साथ जंग क्यों लड़ रहे थे। सवाल ये था कि मराठे भी हिंदू थे और राजपूत भी हिंदू थे, लेकिन मराठे जो थे वो राजपूत राजाओं से भी चौथ वसूल किया करते थे और उनके ऊपर दोष जमाया करते थे। यही वजह थी कि राजपूत राजाओं ने नवाब अहमद शाह अब्दाली बादशाह का साथ दिया और ना कि उन्होंने मराठों का साथ दिया। लिहाजा पानीपत के मैदान में दोनों फ़ौजें आमने सामने हुई और सन 1700 के अंदर पानीपत की तीसरी जंग लड़ी गई और उस जंग के अंदर फैसला हुआ और उस जंग के अंदर मराठों की ज़बरदस्त तरीके से शिकस्त हुई और बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने जंग जीत ली। दोस्तों उस फ़ौज के अंदर, उस जंग के अंदर तकरीबन मराठों के 1 लाख सिपाही मारे जा चुके थे। 1 लाख सिपाही मराठों के मारे जा चुके थे और ये मराठों की ज़बरदस्त तरीके से नस्ल कुशी थी। यहाँ